साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक रहेगा ऑडियो का वो है अधिगम। इसमें हम बात करेंगे परिभाषाओं की, उनकी विशेषताओं की और प्रकारों की, जो भी अधिगम के पक्ष होते हैं उनकी। आइए शुरू करते हैं। नोट्स में देखिए आप पेज नंबर 19 पर। साथियों, जो अधिगम का संकीर्ण अर्थ है वो है सीखना, और अधिगम का जो व्यापक अर्थ होता है वो है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। संकीर्ण अर्थ क्या है? सीखना। और अधिगम का जो व्यापक अर्थ है वो है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। साथियों, अधिगम को समझने के पहले हमें व्यवहार को समझना पड़ेगा। जो व्यवहार शब्द है वो 1905 ईस्वी में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में प्रयोग किया था। हिंदी में क्या नाम होगा इस किताब का? मनोविज्ञान की अवधारणा। और जो 1913 है, 1913 में वाटसन व्यवहारवाद को लाए। कब लाए? 1913 में। यहाँ आपको बालक बना हुआ दिख रहा है। यदि यह बालक कोई क्रिया करता है ना, और वह क्रिया उसके उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है, और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है यदि वो स्थायी होता है तो क्या होता है? वह अधिगम होता है। और वह परिवर्तन किससे होना चाहिए? अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा और अनुभव के द्वारा। तो क्या परिभाषा बनेगी हमारी? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और स्थायी परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ 3 माध्यम से होता है। किस किस से? अभ्यास से, प्रशिक्षण से और अनुभव से। बाकी सबसे जो परिवर्तन होगा वो होगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, और जो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से परिवर्तन होगा वो होगा स्थायी परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? व्यवहार में परिवर्तन। तो ये क्या कहलाएगा? ये अधिगम। फिर से, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और जो व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जो कुछ समय बाद ही कुछ समय के लिए होते हैं परिवर्तन, वो होते हैं परिपक्वता, बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, मादक पदार्थों का सेवन और मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होती? वह कार्य जो जन्मजात होती है, और उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी। बीमारी, जैसे कभी कोई व्यक्ति के बीमार होता है तो वो अलग व्यवहार करता है, तो वो जब जैसे ही बीमारी खत्म होगी तो उसका व्यवहार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। थकान के कारण भी व्यक्ति का जो कार्य करने का तरीका होता है, व्यवहार करने का वो होता है, जो बदल जाता है। और संवेगात्मक विकास, जैसे जैसे व्यक्ति के संवेग विकसित हो जाती हैं, जैसे बाल्यावस्था में कुछ अलग संवेग होते हैं और जैसे ही किशोरावस्था में आएगा तो उसके संवेगों के कारण क्या ना, व्यवहार बदल जाएगा। तो ये जैसे जैसे संवेग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे व्यवहार में परिवर्तन आता जाएगा। तो यह क्या कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। मादक पदार्थों का सेवन, यदि कोई व्यक्ति शराब पिए होता है तो अलग व्यवहार करता है, जैसे ही शराब का नशा उतरता है ना तो वह अलग व्यवहार करने लगता है। तो क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अधिगम की परिभाषा की। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और यह क्या बताया था? जो जो भी स्थायी परिवर्तन यदि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण होता है तो क्या कहलाता है? वो स्थायी परिवर्तन। बाकी आपका बीमारी, थकान, परिपक्वता, मादक, संवेगात्मक विकास, मूल प्रवृत्ति के कारण जो होता है वो क्या होता है? आपका अस्थायी परिवर्तन। और अनेक विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। पहली परिभाषा है क्रो एवं क्रो की। इनकी क्या परिभाषा है? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। साथियों, इसको आप ऐसे याद करेंगे कि आदत से आप आ लीजिए, अभिवृत्ति से ए लीजिए और ज्ञान से लीजिए जे जान, है ना, ज्ञान जान जान। तो कैसे याद रखोगे? लिखा हुआ है ना, आज, डबल ए जे। आदत का ए, अभिवृत्ति का ए और ज्ञान यानी जान, जान का जे, आज। तो इनको आपको यहाँ इसमें परिभाषा में आपको 3 शब्दों पर पकड़ना है: आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। क्या परिभाषा है? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। ठीक है। जो वृत्ति का अर्थ होता है वो होता है नजरिया, है ना। और मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं वृत्ति को? अभिवृत्ति, नजरिया या दृष्टिकोण। गिलफोर्ड की परिभाषा क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसको आप कैसे याद करेंगे? जैसे दोस्तों, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाल पर फोड़ता है यानी गाल पर थप्पड़ लगाता है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है ना वो भी क्या कहेगा? जिसको थप्पड़ लगाया, जिसने थप्पड़ लगाया उसको भी थप्पड़ मारेगा। ये क्या है? जैसे सामने वाले ने व्यवहार किया तो उसके जैसा ही दूसरे व्यक्ति ने व्यवहार किया। तो ये क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आया ना, तो क्या ना, गिल फोड़, गाल पर फोड़। तो आप इससे याद कर लेना। अगली परिभाषा विलियम वुडवर्थ की। इन्होंने कहा है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। क्या कहा? अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा है
नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, जैसे विलियम के बीच ले लोगे आप, पहला अधिगम विकास की प्रक्रिया में से विकास, ऐसे याद रखना विकास। और बुड़वर्थ में बू और वाह 2 बार आया है ना। तो वैसे ही दूसरी परिभाषा में नवीन ज्ञान में नवीन एक बार शब्द आ गया और दूसरा नवीन प्रतिक्रियाओं में फिर से नवीन आ गया। तो 2 बार नवीन हो गया और 2 बार वहाँ पर वाह हो गया, बुड़वर्थ में वाह। तो आप इससे याद कर लेना, क्या परिभाषा होगी, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। अगली डेफिनेशन है बी एफ स्किनर की, ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर मतलब वृद्धि दर वृद्धि, सामंजस्य की प्रक्रिया है या अनुकूलन की प्रक्रिया है। जैसे सीढ़ी होती है ना, क्रमबद्ध तरीके से हम लोग बढ़ते जाते हैं आगे, वैसे। और यह है, इसको आप कैसे याद करेंगे साथियों, जो व्यवहार है वो कौन कौन करता है, पशु भी करता है, मानव भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। लेकिन जो अनुकूलन करता है ना, वृद्धि दर वृद्धि सामंजस्य स्थापित करता है, वो क्या करता है, केवल नर करता है। कौन करता है, मानव। नर मतलब मानव। तो आप इससे याद रखोगे कि ये व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। किसने कहा, स्किनर, है ना। नर मतलब मानव। तो आपके ऐसे याद रखना। अगली परिभाषा आई जेंग की। आई जेंग, इन्होंने क्या कहा, अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। क्या कहा, अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। अगली परिभाषा है गेट्स की। गेट्स क्या कहा इन्होंने, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्या कहा, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जैसे आप विद्यालय में जाते हैं तो उसका गेट मिलता है ना, और जहाँ भी आप उसके अंदर जब प्रवेश करते हो तो वहाँ से आप क्या मिलता है, आपको अनुभव मिलता है। और किसके लिए जाती हैं आप विद्यालय में, प्रशिक्षण के लिए। और अब क्या मिलता है वहाँ पे, अनुभव। तो गेट्स है ना, GATES लिखा है ना वहाँ पे साथ में। तो गेट्स से ऐसे याद कर लेना है, लिखा है ना, विद्यालय में प्रशिक्षण के बाद अनुभव प्राप्त होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है। ये हो गई आपकी परिभाषा। अब हम बात करते हैं अधिगम के पक्षों की और उनकी विधियों और प्रकारों की। अब हम बात करते हैं अधिगम के पक्ष। अधिगम के साथियों 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। कौन कौन से, संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष साथियों, इसका संबंध ज्ञान से होता है। और जो क्रियात्मक पक्ष होता है, इसमें क्रिया करके अधिगम करते हैं, क्रिया करके अधिगम करते हैं। जैसे पेन पकड़ना, चलना कूदना, है ना, लिखना दौड़ना। और भावात्मक पक्ष क्या होता है, इसमें ये इसका संबंध मन से होता है और हम इसमें भावनाओं से सीखते हैं। किससे सीखते हैं, भावनाओं से। और जो अधिगम के प्रकार होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गामक अधिगम, गामक अधिगम, दूसरा प्रतिबोधनात्मक अधिगम, तीसरा संकल्पनात्मक अधिगम। साथ ही जो गामक अधिगम होता है वह आपका शारीरिक यानी शरीर की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा अधिगम होता है। इसमें क्या होता है, शरीर के द्वारा विभिन्न क्रियाओं के करने से इसमें अधिगम प्राप्त होता है। और जो प्रतिबोधनात्मक अधिगम है, इसमें क्या होता है कि इसमें मस्तिष्क में बनने वाले मस्तिष्क में क्या होता है, एक फोटो का निर्माण होता है, जो किस उम्र में होता है, बाल्यावस्था में। और संकल्पनात्मक क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी विषय वस्तु को देखकर हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। और कल्पना क्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती हैं। और ये कहाँ होता है, किशोर अवस्था में। ठीक है। तो जो गामक अधिगम होता है, इसमें हम क्या करते हैं, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। और यह गामक अधिगम किस अवस्था में होता है, शैशव अवस्था में। और इसमें किस विधि के द्वारा सीखते हैं हम, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि मतलब नकल करके, है ना। कोई बच्चा जैसे शैशवावस्था में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है शैशवावस्था में, तो बालक अनुकरण विधि से ही सीखता है। किस अवस्था में, शैशवावस्था में। और कौन सी क्रिया करता है वो, गामक वाली। और प्रतिबोधनात्मक अधिगम में मस्तिष्क में एक फोटो का निर्माण होता है, यह होता है बाल्यावस्था में। और संप्रत्यय का निर्माण होता है। और इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रयत्न का। इसमें बालक कई बार प्रयत्न करता है और भूल जाता है। तो जितनी बार प्रयत्न करेगा और भूलेगा तो उसका अधिगम होगा। वह अधिगम क्या कहलाएगा, प्रतिबोधनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम में वही बात, विषय वस्तु को देखकर बालक के दिमाग में, मस्तिष्क में कई प्रकार की कल्पना उत्पन्न होगी। और इसमें किस विधि द्वारा होता है अधिगम, सूझ विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होता है, सूझ विधि द्वारा। और संकल्पनात्मक अधिगम किस अवस्था में होता है, ये होता है किशोर अवस्था में। तो आपके 3 पक्ष हो गए अधिगम के, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। प्रकार हो गए आपके 3, गामक अधिगम,
प्रतिबोधनात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम। और इसकी विधियां कौन कौन सी होंगी आपकी? अनुकरण विधि, सूझ विधि, अभ्यास विधि, भूल विधि। कौन कौन सी? अनुकरण विधि, सूझ विधि, अभ्यास विधि, भूल विधि। ठीक है। अब हम बात करते हैं अधिगम की विशेषताओं की। पहली विशेषता क्या है कि अधिगम एक प्रक्रिया है। जैसे हम अधिगम की क्या होती है? एक निश्चित प्रक्रिया होती है। पहले आप क्रमवार सीखते हैं और फिर निश्चित बिंदुओं से होकर ही अधिगम किया जाता है। दूसरा क्या है? अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे आप कोई भी किसी वस्तु को सीख रहे हो, किसी भी चीज़ को सीख रहे हो, तो उसका क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। जैसे आप चलो साइकोलॉजी को पढ़ रहे हो तो आपको उद्देश्य क्या है? टीईटी में अच्छे मार्क्स लाना। तो कोई भी अधिगम या कोई भी क्रिया करते हैं अधिगम के लिए तो उसका एक निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य होता है जिसके लिए हम अधिगम करते हैं। तो अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, निरुद्देश्य कभी नहीं होता। अधिगम जीवन पर्यंत, तीसरा है अधिगम जीवन पर्यंत या जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, आप जानते ही हैं। चौथा, अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों, जो क्रिया करता है व्यक्ति, वो क्या करते हैं? लक्ष्य को देखकर करते हैं क्रिया, और आवश्यकता के अनुरूप करते हैं क्रिया, और जैसी योग्यता होती है व्यक्ति में उसी प्रकार की वह क्रिया करता है। तो अधिगम क्या है? क्रियात्मक प्रक्रिया है। और अगली विशेषता है कि अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। जिससे साथियों, यदि आप समाज में रह के प्रार्थना सीख रहे हो तो किस प्रकार का अधिगम? सकारात्मक है। और यदि आप गाली सीख रहे हो, अपशब्दों का प्रयोग करना सीख रहे हो, चोरी करना सीख रहे हो, तो ये क्या है? नकारात्मक अधिगम है। और आपको यह याद रखना है कि जो भी अधिगम होता है व्यक्ति समाज में रह के सीखता है। ऐसा नहीं है ना कि कोई जंगल में जाके प्रार्थना सीखा है, जंगल में रह के गाली सीखा है। तो जिस नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का अधिगम व्यक्ति कहाँ सीखता है? समाज में सीखता है। ठीक है। तो क्या हो गया? अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अगली विशेषता है अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। कैसी है? अस्वाभाविक है। मतलब अधिगम अपने आप नहीं होता, हमें उसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अधिगम आपने सोचा कि सीखना नहीं हो, अपने आप हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अधिगम क्या है? एक अस्वाभाविक, आपको अपने आप अधिगम नहीं होता है। अधिगम में कई प्रकार की विधियां सम्मिलित हो सकती हैं। आपकी खेल विधि हो सकती है, आप लिख लिख के भी सीख सकते हो, आप सुन सुन के भी सीख सकते हो, आप देख के भी सीख सकते हो, है ना। आप अनुकरण विधि से भी सीख सकते हो। तो इसमें कई विधियां होती हैं। अगली विशेषता है कि अधिगम में अध्ययन, मित्रमंडली एवं परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ, सही बात है। जैसे आपके यदि हम जैसे मित्र होंगे यदि हम जैसे मित्र होंगे तो हो सकता है कि आपका अच्छा अधिगम हो। यदि आपके परिवार का वातावरण अच्छा हो, एकांकी परिवार हो, परिवार शिक्षित लोग हों, तो अधिगम भी आपका अच्छा होगा, है ना। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। जैसे आपने कोई भी किताब 1 महीने पहले पढ़ी है, फिर उसको आप 1 महीने बाद पढ़ोगे ना, तो वो अधिगम नवीन नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप उसके बारे में पहले से जानते हो कुछ, है ना। तो अधिगम सदैव, कभी कभी तो हो सकता है नवीन, लेकिन सदैव नहीं होता। ठीक है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, जानती हो। अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त स्थायी परिवर्तन क्या है? अधिगम है। अधिगम से ही सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम होगा तभी आपके सभी पक्षों का विकास होगा, और अच्छे से आप क्या कर सकोगे? अपना विकास कर सकते हो अधिगम के कारण। अधिगम वातावरण की उपज है, ये भी सही बात है। अधिगम अनुभवों की उपज है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। ये क्या है? अनुभव ही तो है। जैसे एक उदाहरण है कि शिशु के सामने दीपक ले जाने पर वह स्वाभाविक रूप से उसकी लौ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, किंतु लौ हाथ में लगते ही उसे जलन का अनुभव होता है और वह हाथ खींच लेता है। पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तब वह अपने अनुभव के आधार पर अब की बार लौ को पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, वरन वह उससे दूर भागने का प्रयास करता है। इस प्रकार अनुभव के आधार पर उसके स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत इस प्रकार के अधिगम व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। ये क्या? एक अनुभव ही तो है कि व्यक्ति जब उससे जल जाता है, जब बच्चा उससे जल जाता है तो उसको द्वारा उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता है। क्या अनुभव है कि इससे ऐसा होता है। और अधिगम अनुकूलन है, ये लास्ट विशेषता थी। साथ ही इसमें हमने बात की अधिगम के अर्थ की, अधिगम के पक्षों की, अधिगम के प्रकारों की, अधिगम की विधियों की, अधिगम की विशेषताओं की और अधिगम की परिभाषाओं की। आगे हम बात करेंगे अधिगम के वक्रों की। साथ ही ऑडियो कैसे लगा, और ये आपसे निवेदन है कि जब भी आप ऑडियो को सुने तो उसको नोट्स को सामने रखें। ये हमारा भाग 4 था। अगले हम भाग 5 लेके आएंगे और उसमें हम अधिगम के वक्रों की बात करेंगे। और क्या कैसा लगा ऑडियो जरूर बताएं, और सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। कोई गलती हुई हो तो आप जरूर बताएं।